देखो बेटा, एक ऐसा केस पे हम जिसे करना चाहेंगे जो लगभग हर परीक्षाओं में उसे पूछा गया और इसे इस रूप में ज़्यादा पूछा गया है कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो 302 का मामला, लेकिन इसमें जो डिस्प्यूटेड पॉइंट था वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 11 था, जो कि अब 9 में है। नए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 9 में, यही है ना, 9 में। इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 11 में था और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 9 ये है। धारा 11 में मेन बात है कि कोई फैक्ट सामान्यतया वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन किन परिस्थितियों में वो रेलिवेंट हो जाता। जनरली ये जो फैक्ट है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि अब वो रेलिवेंट हो जाता। धारा 11 में यही वो आखिर कब होता है रेलिवेंट? पढ़ो बेटा, कंटिन्यू। When facts not otherwise relevant become relevant. Facts not otherwise relevant are relevant. 1. If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. 2. If by themselves or in connection with other facts they make existence or non-existence of any fact in issue, a relevant fact highly probable or not or improbable. देखो बेटा, अभी सर्वेली जी ने पढ़ा है कि ये किन परिस्थितियों में ये हो जाता है रेलिवेंट। अब तक तो रेलिवेंट नहीं, ये होता कब है? जब किसी फैक्ट को या तो प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देता है, और किसी फैक्ट से या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। ये खास इनकी पहचान। वैसे तो ये रेलिवेंट नहीं है, अब ये रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि किसी फैक्ट को या तो ये प्रोबेबल बना देगा या इम्प्रोबेबल बना देगा। किसी फैक्ट से या तो ये कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब एक सामान्य सी बात जानिए कि दो चीज जान जाइए। जब कोई जेल में जाता है पहली बार, तो पहली बार जेल जाने में आदमी बहुत घबराता है, तो फौरन पेट दर्द बताता है, पेट में दर्द। कारण क्या है? उसको कोई दवा ववा दे के हवाला किनारे आराम से बैठने दिया जाए। ये ह्यूमन टेंडेंसी हो। और दूसरी बात, अगर कोई वारदात हुई और मुलजिम मौकाए वारदात पे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो फौरन वो यही प्ली लेगा कि उस दिन तो हम वहाँ पर थे ही नहीं, हम तो वहाँ से बहुत दूर थे, हम वहाँ कैसे ये अपराध, हमने ये अपराध नहीं किया। समझ गए इस बात को? ये धारा 11 का मूलभूत आधार। ये अक्सर ये डिफेंस लिया जाता है
लेकिन एक चीज़ और बता दें कि ये एक ऐसी डिफेंस है जो दुधारी तलवार है। ये अगर कारगर हुई तो आपको बचा देगा और अगर कारगर ना हुई तो फिर आपको बचने की जरा सी भी मौका नहीं मिलेगा, तब आपको कंवित होना ही होगा। ये धारा 11 को इसीलिए एविडेंस एक्ट में लाया गया था और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 9 में इनका टोलेट किया। इस पर एक केस ला जो बहुत जिसका जिक्र अभी हम आपके साथ करेंगे क्योंकि उसको पूछा बोलते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जिस समय इस तरह के कोई मर्डर होता है, खास तौर से मर्डर में, वो मुलजिम यही कहता है कि हम तो नहीं, हम तो यहाँ अपने को अलग दिखाए। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। एक लखनऊ के प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, वकील साहब, अम्बेडकर नगर के रहने वाले। उनका छोटे भाई मुलजिम बन गया। दोपहर में करीब 12:10 पे एक रेड लाइट मर्डर नामजद हो गया। वकील साहब लखनऊ में वकालत करते, इन्होंने कुछ मैनेज किया और इन्होंने बलरामपुर अस्पताल केसरबाग कचहरी के बगल में वहाँ एक पर्चा बनवाया 1 रुपये वाला और उस पर कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखा दिया और ये पुलिस में दिया कि मौके पर गिरफ्तारी पर लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। फिर मार कैसे पाए? क्योंकि अस्पताल की जो टाइमिंग होती है वो जनरली 8 बजे अस्पताल खुलता है, 1-1:30 बजे तक का। अब जरूरी तो ये नहीं कि 8 बजे आप आए, पर्चा भी बन जाए, डॉक्टर साहब भी देख लें, आप दवा भी ले लें और 12 बजे अम्बेडकर नगर में पहुंच गया। ये तो संभव नहीं। इसीलिए वकील साहब ने ये एक नया डिफेंस क्रिएट किया। अब आप देखो, मर्डर हुआ अम्बेडकर नगर के किसी थाने, लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल और उसका कैंपर इसमें रेलिवेंट नहीं था। यहाँ आके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब रेलिवेंट हो गया। वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो इसी आधार पर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाना चाहती, लेकिन जिसके घर का आदमी मरा था उन्होंने अप्रोच करके इस केस को सीआईडी को भिजवा दिया। अब उस पर सीआईडी से जांच होने लगी। सीआईडी का इंस्पेक्टर जब बलरामपुर अस्पताल गया तो इन्होंने पर्चे को तस्दीक किया, वो सही पाया गया। उस दिन का बना हुआ पर्चा था, नंबर वो इशू था उन्हें। यहाँ तक मामला ठीक। इसके बाद जिन डॉक्टर साहब के द्वारा वो प्रेस्क्रिप्शन लिखे थे तो बेटा उस डॉक्टर साहब के कमरे में भी एक रजिस्टर होता है और उनके सामने 1-2 जूनियर डॉक्टर बैठे हैं। उनका ये काम है कि वो पर्चा जब लेके पेशेंट आएगा तो वो उसमें एंट्री करेंगे और इसके बाद डॉक्टर साहब जो दवा प्रेस्क्राइब करेंगे वो लिखेंगे और अपने रजिस्टर में भी नोट करेंगे ये दवाएं इनको प्रेस्क्राइब की गई।
उस रजिस्टर में इस पर्चे का इंदराज ही नहीं, मामला फंस गया और सीआईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर। यहाँ पर धारा 11 का असर इतना पड़ा कि बलरामपुर अस्पताल में आकर इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन वही निर्धारित तलवार वाला हाल कि वो इन्हीं के अगेंस्ट किया गया। एक और मामला था, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक पुलिस में इंस्पेक्टर साहब थे, कहीं लखनऊ में तैनात, उनके भाई भूतपूर्व प्रधान थे जिला प्रतापगढ़, उनके द्वारा किया गया या नहीं किया गया वो मुलजिम बन गए नामजद ये जो वर्तमान प्रधान है उसके फैमिली के एक मेंबर के मर्डर। अब वहां भी धारा 11 का इस्तेमाल किया। उनको लखनऊ के मड़ियाव थाने में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार दिखा दिया गया। एक अदर कंट्री मेड पिस्टल और 2 अदर लाइव कारतूस उसी डेट, जिस डेट में वहाँ मर्डर हुआ था शाम को, यहाँ 3 बजे लखनऊ में उन्हें अरेस्ट किया गया। और इसके बाद एक ही हफ्ते के अंदर पैरवी करके उसमें चार्जशीट लगवा दी गई और बाद में 15 दिन में इन्होंने जैसे चार्जशीट सबमिट हुई, इन्होंने जुर्म इकबाल की अर्जी लगा और उसमें कन्विक्शन हो गया। अब कभी ये एसेस और नॉन एसेस का क्वेश्चन खड़ा होता है इस मामले में। ये बहुत कुछ संबंधित है सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट। सेक्शन 112 कंक्लूसिव प्रूफ का उदाहरण है। कंक्लूसिव प्रूफ वो है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 4 में डिफाइन किया गया था। और अगर इसमें 2 भाग होते हैं, अगर एक भाग साबित कर दिया गया है तो दूसरे भाग को किसी भी एविडेंस के द्वारा नासाबित नहीं किया जा सकता। 112 में क्या है? 112 में अगर एक लड़के की एक लड़के से शादी हुई है तो शादी के बाद जो उसके संतान होंगे वो उसके फादर वही होगा वो जो पति। ये 112। लेकिन वहाँ भी एसेस और नॉन एसेस का प्रश्न खड़ा होता है, पहुँच या ना पहुँच। मान लिया वो लड़का बांग्लादेश में, उसके जाने के 10 महीने बाद ये बच्चा पैदा हुआ। अब बांग्लादेश से अगर वो इंडिया आएगा तो उसके लिए उसके पासपोर्ट एंट्री हो, ऐसे तो आ नहीं जाएगा। अगर उस पर एंट्री नहीं है तो मान लिया जाएगा वो नहीं है। ये नॉन एसेस का होता है। लेकिन अगर वो तमिलनाडु में कहीं काम कर रहा है तो आ ही सकता है, तब समझो। वही बात ये धारा 11 में भी, क्योंकि वहाँ अब हमने जो उदाहरण बताए, पहले उदाहरण में ये नॉन एसेस लिखा रहे थे इसलिए कि जब 12:10 का मर्डर है अम्बेडकर नगर में और वो यहाँ दिन में इलाज करा रहा है 1 बजे के पहले, तो कैसे पहुँच जाएगा? करीब 150 किलोमीटर दूर है अम्बेडकर नगर।
दूसरे वाले मामले में प्रतापगढ़ में शाम को ये मर्डर हुआ है और 3 बजे ये गिरफ्तार हुआ है, तो कैसे वहां पहुंच गया ये बात। अब इस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकदमा जिसको आप जान जाइए, उसे याद भी कर लीजिएगा। ये मुकदमा है लूधनाथ पांडे बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर से सुनिए, लूधनाथ पांडे बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 911। और डीवी चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट है, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जो CJI हैं, इनके फादर। अब वो CJI पूछता है। अब इस पर ध्यान दें, धारा क्या हुआ, क्या था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का मामला है। एक वहाँ वकील साहब से, क्या नाम था, मेरीभान किशोर था, वकालत करते थे इलाहाबाद। उनके 3 लड़कियां थीं, अब एक लड़का था। लड़के का नाम था विजय भान किशोर। वकील साहब की शायद 67-68 डेथ हो गई। वकालत बेटा एक ऐसा पेशा होता है कि जब अचानक किसी वकील साहब की डेथ हो जाती है, तो परिवार के ऊपर एक आर्थिक संकट आ जाता है। कोई कितना बड़ा नहीं, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस इनके परिवार में आ गया। उन 3 लड़कियों में जो सबसे छोटी लड़की थी, उसकी शादी हो गई और ऊपर की 2 लड़कियों का विवाह नहीं हुआ था। और उसी का में से एक थी रंजना, और रंजना पढ़ी लिखी में एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचिंग का काम करती। आर्थिक तंगी से एक लूधनाथ पांडे, जो इस मामले में मुलजिम है, ये इनके मकान में किराएदार था। ये ऊपर के कमरे में रहता था। लूधनाथ पांडे ने एकाध बार रंजना से कुछ अवंद या कुछ छेड़छाड़ की होगी, रंजना ने समझाया होगा, नहीं मानी होगी। फिर बाद में रंजना ने इसकी शिकायत अपने भाई को। ये बेटा अकरेंस कब का है, जरा देख लें, मर्डर किस डेट। तो रंजना ने अपने भाई से शिकायत, भाई वही क्या नाम, विजय भान किशोर। उसने फिलहाल 2 नवंबर 1976 की घटना है। और जो मैं बता रहा हूँ छेड़छाड़, ये उसके फायदे की हो, क्योंकि 2 नवंबर 1976 की तो घटना ही है। तो विजय भान ने इनको घर से निकाल दिया, लेकिन ये आदमी थोड़ा जिंदे खाएगा। ये मुलजिम क्या नाम था, लूधनाथ पांडे। और ये वहीं इलाहाबाद में नैनी के पास ITI इंडस्ट्री है, वहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है। गरीब आदमी था ये। तो इसने आके एक आध बार धमकी दी। अब क्योंकि वो विजय भान ने सोचा ही कहीं बहन को रास्ते में न तंग करे, तो जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी, ये अपनी बहन को अपने स्कूटर पर बैठा के वहाँ ले जाता था और बाद में छुट्टी ले गया।
ये इनका रोक था। तो इसके अब इन्होंने क्या किया, दूधनाथ पांडे ने इलाहाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक एप्लीकेशन डाली CRPC 1973 के धारा 98 के अंतर्गत। 98 में क्या है, 1900 धारा 98 में एक्चुअली अगर किसी महिला का अपहरण करके कहीं उसे बंद कर दिया गया है, राउंडफुल कन्फाइंड है, तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जाए और चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का खिलाफ को दिया जाए। इन्होंने दूधनाथ पांडे ने ये सिटी मजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन दी और ये कहा कि मेरी बीवी है, उसको घर वाले बंद कर रखा, उसे हमारे पास मिलाया गया। ये नियम है सेक्शन 98। वो सर्च वारंट जारी कर सकते हैं इसको। फिर हाल समन गया और रंजना आई कोर्ट, और रंजना का ये हमारा कोई नहीं और मुझे किसी ने बंद नहीं किया, उन्होंने खारिज कर दिया। दूधनाथ को इसे संतोष नहीं हुआ, ये चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और आर्टिकल 226 में रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाया। बेटा, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होता है हैव द कॉर्पस बिफोर अस। उसका मतलब होता है कि सब शरीर हमारे सामने हाजिर। वहाँ भी इन्होंने यही फिली कि मेरी बीवी है, घर वाले बंद कर रखते हैं, वो मुझे मिला। कोर्ट ने समन दिया, रंजना गई, इसने वहाँ भी यही बात दोहराई कि ये सब कुछ। इसके बाद ये 2 नवंबर की घटना है, 2 नवंबर 76। 1 नवंबर की शाम को दूधनाथ उनके घर और धमकी, और उसके भाई ने उसको भगाया। उसके भाई ने शायद ये कहा कि तुम्हारी 2 पैसे की औकात है, तुम हमारे बहन से शादी करो। बात है 3 नवंबर 1976 कि वो घड़ी आ गई। 2 नवंबर 1976 अक्षराल वो घड़ी आ गई। ये क्या नाम था लड़के का, विजय भान अपने बहन को लेके छोड़ा इसको, और जब लौट रहा था तो एक हाथी पार्क का क्या था, वहीं पर से गोली मारी। दूधनाथ पांडे ने कंट्री मेड पिस्टल, ये वहीं गिरा और मर गया। 2 इसके आई विटनेस, जिसमें से एक इनका सर्वेंट था और एक मित्र, सर्वेंट का दोस्त। तो अब दूसरी तरफ देखिए, दूधनाथ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट, शायद नैनी थाना रहा होगा, जो भी नैनी में ही है फैक्ट्री, नैनी में सेंट्रल जेल में। तो अब है क्या कि ICI इंडस्ट्री में उस समय भी जब वर्कर जाते थे तो अपना कार्ड पंच 8:10 पे इन्होंने कार्ड पंच कार्ड दूधनाथ पांडे मर्डर उसके बाद का। इनका जब मुकदमा चला ट्रायल कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में, तब इन्होंने यही प्ली ली कि साहब हम तो इलेक्शन थे, हमारा कार्ड पंच है, तो देख लिया। और एक बात और, डिफेंस में इन्होंने 5 विटनेस पेश किए
जो कि उसी इंडस्ट्री के वर्कर कि साहब इसको वहाँ से जब इंडस्ट्री के अंदर 8:10 पे आ गए थे तो कैसे जाके मर्डर कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने इनको 2:30 बजे दिन में एक पान वाले के सामने, जो कि पान की दुकान उस इंडस्ट्री के अगले बगल था, इनको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो इनके पास से एक अदद देसी तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ और उसके भी 2 गवाह। अब यहाँ जो ट्रायल कोर्ट थे, इनको विश्वास करते हुए प्रोसिक्यूशन विश्लेषक थे, जिनकी संख्या 20 से ज़्यादा विश्लेषक थे, 13 थे, 13 विश्लेषक जैसा कह रहे मैडम शर्मिली। तो कुल मिला के इनको कन्विक्ट और इनको फांसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, फांसी कंफर्म। अब ये स्पेशल लीव पेटिशन से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। संबंधित धारा 11 के अंदर तो यही रहा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट हो रहा है मेन घटना, उसको प्रोबेबल बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात है कि वो जो फैक्ट्री थे उसमें कार्ड जब पंच किया जाता है, इंट्रेंस के समय किया जाता है, एग्जिट के समय नहीं किया जाता। तो ये भी अब ऐसे सारा बात आई, ये भी हो सकता है ये गया वार्डनेस में पंच किया और इसके बाद निकाला, और दोबारा ये गया नहीं क्योंकि दोबारा कार्ड पंच नहीं। कभी तो बाहर इसने मर्डर किया और बाद में गिरफ्तार हुआ। इस गवाह इस साक्ष्य पर विश्वास करते हुए और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर ही कायम रखते हुए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कंडीशन अपहेल्ड किया 302 में, लेकिन बस एक लफ्ज़ बदल और वो ये किया कि फांसी की जगह आजीवन कारावास। उसके कारण भी बताए गए। उसका कारण ये था, हालांकि लॉ में सेंटिमेंट्स का स्थान नहीं है, लेकिन लगता कि माननीय न्यायालय कुछ सेंटिमेंटल हो, क्योंकि उन्होंने कहा हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं कि एक दिन पहले शाम को जो विजय भान ने उनसे कहा था कि तुम्हारी औकात 2 पैसे की, अब तुम हमारी बहन से शादी करो, और मर्डर अगले दिन हुआ, तो ग्रेव प्रोकेशन भले हो लेकिन सडन नहीं है। इसलिए इसमें हम IPC 1860 के धारा 300 के एक्सेप्शन नंबर 1 के अंतर्गत सेक्शन को अल्टर नहीं कर रहे हैं, यानी 304 नहीं कर रहे हैं, 302 में भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी वो एक गरीब आदमी और उसकी गरीबी के ही नाते उसे इतना अपमान किया। उसकी कोई फैमिली से रंजित नहीं थी, वो तो अपनी रंजना को चाहता, लेकिन रंजना से शादी ना हो पाने के पीछे उसकी गरीबी थी। और उसकी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि काली कोई लड़का मारा गया था, लेकिन ये भी तो एक गरीब आदमी था
जो प्यार की तलाश में मर्डर कर बैठा, इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी जान लेना उचित नहीं है और उसका जीवन कारावास की सजा से लड़ ली। ये मुकदमा है, वो धारा है, धारा 11 एविडेंस के साथ आपने देखा, धारा 300 के अखबार नंबर 1 और जो भी रेलिवेंट सेक्शन आए थे उन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। भविष्य में भी जो इंपॉर्टेंट केस ना होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। मेरा मकसद मेनली ये है कि इस तरीके से अगर एक बार कायदे से आप सुन लोगे और नोट बना लोगे तो ये चीज़ तो नहीं ही भूल पाओगे क्या कर भी कि एविडेंस एक्ट की किस धारा से ये